नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। स्टार्टअप मंत्र में हम हर हफ्ते स्टार्टअप के इकोसिस्टम की बारीक बातों को बेहद आसान भाषा में आपके सामने रखते हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि जो बाहर यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक तरह से इंस्पायर किया जाए, एस्पायर किया जाए, ताकि वो बेहतर तरीके से स्टार्टअप की दुनिया में पूरी जानकारी के साथ उतरें। और कोशिश हमारी यही होती है कि जो दिग्गज हैं उनकी बातें ज्यादा आपको सुनाई जाएं, ताकि उनके अनुभवों का आप लाभ ले सकें। आज ऐसे ही दो अलग अलग स्टार्टअप की दुनिया के बारीक पहलुओं को हम आपके सामने रखेंगे। हमारा जो पहला स्टार्टअप है वो फ्यूल एग्रीगेटर है, और बड़ा ही अलग तरह का एग्रीगेटर है। आप अक्सर जब पेट्रोल पंप्स पे जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। कई टैक्सी ड्राइवर्स ये शिकायत करते हैं कि जब वो सीएनजी पेट्रोल पंप्स, जो कि बहुत कम है, जब वहां जाते हैं तो अक्सर उन्हें लंबी लंबी लाइनों का सामना करना पड़ता है, और उससे उनका समय और बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है। अब इसका समाधान खोजने का एक स्टार्टअप ने खास प्लान बनाया, और नवगति नाम का स्टार्टअप ऐसा रहा जिसने इसका समाधान खोजने की पूरी कोशिश की। तो हम समझेंगे कि आखिर कैसे इसका समाधान खोजा जा रहा है। हमारा जो दूसरा स्टार्टअप है वो भी बड़ा यूनिक है। ये स्टार्टअप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों के डेटा ऑथेंटिकेशन का काम करता है। यानी लोगों का डेटा, लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लोगों की जो अहम कागजात हैं, ज़रूरी दस्तावेज हैं, वो डिजिटल दुनिया में भी कितने ऑथेंटिक हैं और उनमें किसी तरह की छेड़छाड़ तो नहीं हुई है, इस तरह की चीज़ों पर फोकस करता है अपने प्लेटफॉर्म के जरिए। और इसमें सरकार और कई जो स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें उसका सहयोग उसे हासिल है। तो आज हम दोनों ही स्टार्टअप्स की खास तौर पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपनी चर्चा में हम शामिल करेंगे वैभव कौशिक जी को। वैभव को फाउंडर और सीईओ हैं नवगति से। वैभव, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। थोड़ा बहुत तो मैंने आपके कारोबार के बारे में बता दिया, लेकिन जरा बताइए कि क्या आइडिया है इसके पीछे और किस तरह से आप लोग काम करते हैं। हाँ, तो नवगति एक फ्यूल एग्रीगेटर स्टार्टअप है एंड हमने इसकी शुरुआत मेरे कॉलेज के दिनों से की थी, जब मैं बिट्स पिलानी में थर्ड ईयर में था। तो आप सही कह रहे हैं कि काफ़ी नया सेक्टर है एंड नवगति इस सेक्टर को मतलब क्रिएट कर रहा है और कोई स्टार्टअप इसमें ऑपरेट नहीं करता है। तो जब मैं अपनी इंटर्नशिप कर रहा था नोएडा में, तो मुझे डेली कैब राइड लेनी होती थी। और जो ये टैक्सी वाले ड्राइवर्स थे, हर कोई टैक्सी ड्राइवर एक ही चीज़ के बारे में बोलता था कि उन्हें सीएनजी पंप पे लाइन में लगना पड़ता है। तो वो ये कहते थे अगर कोई ज़रिया होता है जिससे उन्हें पता लग जाए किस स्टेशन पे कितनी भीड़ है, तो उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो हमने सोचा काफ़ी बेसिक सी प्रॉब्लम है, किसी ना किसी ने सॉल्व की होगी। बट फिर रियलाइज़ हुआ कि इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है। तो हम लोग वापस कॉलेज गए, हमने उनको पिच किया ये आइडिया, उनको काफ़ी अच्छा लगा। तो उन्होंने फिर हमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की तरफ से जो सपोर्ट मिल सकता था वो दिया, फंडिंग दी एंड उसको लेके हमने इस कंपनी की शुरुआत की। तो जो इनिशियल हमारा वो था, हमने सबसे पहले इंद्रप्रस्थ गैस, जो इंडिया की सबसे बड़ी गैस कंपनी है, उसको अप्रोच किया। उन्होंने बोला ये आपके स्टेशन पे हम वेट टाइम बताना चाहते हैं, सर्व टाइम बताना चाहते हैं। तो कंपनी के साथ काम करते-करते पहला हमने एक पहला पायलट शुरू किया, जिससे कंपनीज़ को काफ़ी डेटा मिलना स्टार्ट हुआ और एंड कंज्यूमर को, कैब ड्राइवर्स को ये पता लगने लगा कि किस स्टेशन पे कितनी भीड़ है। तो ये ऐसी रही हमारी शुरुआत। बिल्कुल, वाकई यूनिक है। और एक ऐसी समस्या के सॉल्यूशन पर आपने फोकस किया जो वाकई वक्त की ज़रूरत है। आजकल लोगों को वक्त ही नहीं मिलता। चलिए, मेरा दूसरा सवाल आपके चैलेंजेस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया होगा, और चूंकि इस तरह का स्टार्टअप था तो भी चैलेंज रहे होंगे, अब भी कुछ चुनौतियां होंगी। ऐसे में आपकी चुनौतियां और आप क्या चाहते हैं, किस तरह के सुधार किए जाएं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि लाइक कोई भी नया अगर टेक्नोलॉजी बिल्ड करते हैं, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। पहली बात तो ये पता ही नहीं होता है कहाँ से शुरू करना चाहिए अपने को। तो हमारा हमेशा से ये रहा है कि कोई भी अप्स एंड डाउन्स आए, हम लोग कंसिस्टेंटली लगे हुए हैं किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक वो चीज़ सॉल्व नहीं होगी। तो हमें बीच में टेक्निकल चैलेंजेस आए कि हम लोग किसी स्टेशन पे जब हम कैमरास और डिस्पेंसर्स का डेटा जब हम प्रोसेस कर रहे हैं वहाँ पे, तो हम किस हिसाब से कर सकते हैं, स्टेशन पे जाके डिवाइस लगाना होगा या क्लाउड पे प्रोसेस करना होगा।
तो ये सारी चीज़ें हिट एंड ट्रायल के थ्रू हमेशा फिक्स होती हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। इसी वजह से हमें प्रोडक्ट बिल्ड करने में लगभग 1 साल का टाइम लगा जब हम उससे पूरी तरह लगे हुए थे। एक और चीज़ है कि जो अभी सारे स्टार्टअप्स हैं उनके पास बहुत सारे टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर किसी को कोडिंग नहीं आती है वो तब भी ऐप बना सकता है, वेबसाइट बना सकता है। बहुत सारे नो कोड प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो वो जो टेक्निकल तरीके से देखें कि ऐप बनाना पहले बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। अभी ऐसा कुछ वो नहीं है, किसी के लिए कोई बैरियर नहीं है। कोई भी आराम से बैठ के 2-4 दिन में एक प्रोटोटाइप बना सकता है और फिर वो अपने इनिशियल यूज़र्स को वो ऐप दे के टेस्ट करा सकता है। पहले ऐसा करना बहुत मुश्किल था। अब बिकॉज़ इतनी सारी टेक्नोलॉज़ीज़ अवेलेबल हैं, लोगों के पास बहुत ज़्यादा सुविधाएँ अवेलेबल हैं, उससे ये बहुत आसान हो गया है। और आज की जो अब का जो दौर है, इसमें ऐसा सपोर्ट है गवर्नमेंट का, इंस्टीट्यूट्स का, कि हर कोई अपना इंक्यूबेटर बना के सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, जिनका लाभ नवगति ने भी उठाया है। वैसे ही स्टार्टअप्स के लिए इनिशियल फंडिंग के लिए अगर 5-10 लाख रुपए चाहिए किसी आइडिया को टेस्ट करने के लिए, बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है। तो मेरे विचार से जो स्टार्टअप करने का सही समय है वो अभी है। वैभव, आपने सरकारी मदद की बात की, तो मैं एक समझना चाहूँगा कि कोई नया स्टार्टअप शुरू कर रहा है तो क्या वो तरीके हैं, कौन से प्लेटफ़ॉर्म हैं, पोर्टल्स हैं, जो कि सरकारी मदद के लिए इस वक़्त जो हैं, जिनके बारे में जानकारी लोगों को होनी चाहिए? और क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी यंग एंटरप्रेन्योर्स को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए? तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे नवगति को सबसे पहले जो बेनिफिट मिला वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का स्टार्टअप हब है, जिसका टाइड 2.0 स्कीम है, जिसमें इनिशियली 4 से 7 लाख रुपए लोगों को इनिशियल आइडिया स्टेज पे ही मिल जाते हैं। तो आप किसी इंक्यूबेटर से कनेक्ट कीजिए, अपना आइडिया सबमिट कीजिए एंड उसके हिसाब से डेफिनेटली एक प्रेजेंटेशन राउंड होगा एंड देन फिर वो डिसाइड करेंगे आपको कितना अमाउंट ऑफ फंडिंग मिलना है। फिर स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है, जिसमें 20 लाख से लेके 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है किसी भी स्टार्टअप में। फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सीड सपोर्ट स्कीम है। मैं बिट्स पिलानी के एक निधि ईआईआर प्रोग्राम की कमेटी में भी हूँ, जिसमें हम लोग 3.6 लाख 30,000 रुपीज पर मंथ फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ 12 महीने के लिए हम स्टार्टअप्स को एज अ ग्रांट देते हैं, तो जिसमें वो किसी अपने इनिशियल आइडिया पे काम कर सकते हैं 1 साल के लिए। फिर ऐसे और निधि प्रयास वाला स्कीम है, जिसमें 10 लाख तक का ग्रांट मिलता है किसी नए आइडिया को प्रोटोटाइप करने के लिए। तो जो भी ये इंक्यूबेटर्स का नेटवर्क है, हर कॉलेज के साथ एक एसोसिएटेड स्टार्टअप इंक्यूबेटर है। उनके पास हर 6 महीने, साल भर में एक नया वो स्कीम आती है, जिसमें वो 20 लाख से 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिवली गवर्नमेंट हैंडल से पता लगता रहता है कि ये नई स्कीम अवेलेबल है, इस कैटेगरी के लिए है। जैसे अभी कुछ नई स्कीम्स आई हैं टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पर्टिकुलरली, तो उनमें भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। या पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट्स अगर कोई स्कीम को प्रमोट कर रही हैं टू प्रमोट, जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी स्कीम्स हैं, तो उसके लिए भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये रहती है कि अगर आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे ये सोशल मीडिया वाले पेजेस पे, आपको पता रहेगा कि क्या नई स्कीम्स अवेलेबल हैं। लिंक्डइन पे बहुत फ्रीक्वेंटली पोस्ट आती हैं फ्रॉम एटी स्टार्टअप हब एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड फॉर ग्रोइंग स्टार्टअप जैसे नवगति विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ ये मलेशिया में स्टार्टअप समिट हो रहा है। हमें इसका सिर्फ स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट से ही पता लगा था, जिसमें हमने अप्लाई किया था। तो ये जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, जहाँ पे आप उस मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, या जहाँ वहाँ पे किसी और कंट्री में जाके आप इन्वेस्टमेंट रेज कर सकते हैं, तो स्टार्टअप या इन्वेस्ट इंडिया की वेबसाइट पे आपको पता लगता रह सकता है। तो कुल मिला के ये कहूँगा कि कोई भी स्टेज पे स्टार्टअप हो, एंटरप्रेन्योर हो, उनको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। हर स्टेज के लिए कुछ ना कुछ फंडिंग सपोर्ट है, कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है। मेंटरिंग से लेके इवन हैंड होल्डिंग फॉर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट अवेलेबल है वाया वेरियस मिनिस्ट्रीज। बिल्कुल, तो ये तो आपने फंडिंग और बाकी चीज़ों की बात कर दी, लेकिन ज़रा हमें ये बताइए कि जो भी नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, वो क्या करे? क्या तरीका है? कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? किन-किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? तो बहुत ही अगर इनिशियल स्टेज है तो मेरा विचार हमेशा से ये रहा है कि
सभी के फ्रेंड्स एंड फैमिली से आप उनको लाइक साउंडिंग बोर्ड की तरह यूज कर सकते हैं। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको ये लाइक आइडिया कैसा लगा, अगर ये प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होता फ्रेंड्स एंड फैमिली में, तो क्या आप इसको यूज करते हैं? कंज्यूमर साइड के लिए मैं कह रहा हूँ। अगर बी टू बी है तो उसमें आपको सबसे पहले पहला बिजनेस क्रैक करना पड़ेगा। लेकिन कंज्यूमर के लिए बहुत ईजी हो गया है अभी। जैसे आप देखेंगे देर आर कोई पोर्टल्स अवेलेबल हैं जिसमें आप डालते हैं, अपनी ऐप को लिस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि 100 से 200 लोग उस ऐप को टेस्ट करके बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसके अलावा जो इनिशियल लाइक जो प्रोटोटाइपिंग के लिए फंडिंग अवेलेबल रहती है, उसके लिए आप अपने नियरेस्ट या आपके अगर बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं जो या जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, वो अपने कॉलेज में जाके अप्रोच कर सकते हैं कि हम इस आइडिया पे काम करना चाहते हैं, क्या क्या और लाइक अवेलेबल है उनके इंक्यूबेटर में। बाकी देर आर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन है जो एक सॉर्ट ऑफ मिक्सर्स कराते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स या जो लाइक इंक्यूबेटर वाले लोग होते हैं वो आते हैं। जैसे हर दिल्ली में, बॉम्बे में हर वीकेंड कोई ना कोई स्टार्टअप इवेंट होता रहता है। तो आप वहाँ जाइए, लोगों से मिलिए और स्टार्टअप फाउंडर से मिलिए, जानिए उन्होंने क्या क्या लाइक लिए हैं। हर सेक्टर के लिए अलग तरीका होता है। जैसे D2C में लोग लाइक D2C वाले फाउंडर से इंटरेक्ट करना चाहेंगे कि उन्होंने क्या अप्रोच यूज किया था, उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरा जो हमेशा से ये रहा है कि अगर आप नेटवर्किंग करेंगे, अगर आप लोगों से मिलेंगे तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और जरूरी नहीं है कि आप अपने सेक्टर में ही बात करें। लाइक काफी बार ऐसा होता है कि मेरा B2B SaaS कंपनी है, बट मैं हमेशा D2C वालों से भी जानने की कोशिश करता हूँ कि वो कहीं मार्केटिंग कैसे यूज कर रहे हैं या वो एड स्पेंड्स कैसे करें, बिकॉज अभी तक हमने कभी एड्स पे या मार्केटिंग पे स्पेंड नहीं किया है। तो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। या अगर आप एक पर्टिकुलर कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, आप कस्टमर प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, तो आप किस हिसाब से करते हैं? या अगर आप कोई मतलब इवेंट में जा रहे हैं, उसमें कोई पैनल डिस्कशन हो रहा है, कोई स्पीकर्स हैं, तो आप उनसे सीखने को मिल सकता है कि उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, कैसे लिस्ट की, कैसे बेची, वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। तो मेरी एडवाइस सभी के लिए रहेगी कि नेटवर्किंग इवेंट्स में जाइए और जो भी इंक्यूबेटर्स आपके कॉलेज में हैं या जिनको भी आप जानते हैं, आप उनसे कम से कम इंटरेक्ट करके देखिए कि आपका प्रोडक्ट कितना वायबल है। वैभव, जरा अब अपने कारोबार के आगे के ग्रोथ आउटलुक के बारे में बताइए, एक्सपेंशन प्लान के बारे में बताइए, कहाँ कहाँ आपका विस्तार है, किस तरह से कामकाज करते हैं, जरा उस पर रोशनी डालिए। तो नवगति अभी अपनी प्रेजेंस टीयर 2 सिटीज में एक्सपैंड कर रही है। अभी हमारा दिल्ली, बॉम्बे एंड अहमदाबाद रीजन में प्रेजेंस है विद जो भी गैस प्रोवाइडर्स हैं इस रीजन के। अभी हम लोग और टीयर 2 सिटीज में एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, पेट्रोल पंप्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि अगले 6 से 8 महीने में हम 2000 पेट्रोल पंप्स को ऑनबोर्ड करेंगे अलग अलग रीजन में। पैन इंडिया हमारा प्लान है। ऐप साइड पे हमारे पास ऑलरेडी 12 लाख लोग जुड़ चुके हैं, जिस नंबर को हम कम से कम 3 गुना करना चाहेंगे इसी टाइम फ्रेम में। एंड जो फीचर्स हैं, अब जिन भी क्लाइंट का, जो भी ऑयल एंड गैस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा वैल्यू एडेड सर्विसेज भी हम लोग ऐड कर रहे हैं हमारे जो आवेग ऑफरिंग है, जो हमारा B2B ऑफरिंग है उसमें। तो आप मतलब अपने आसपास के सभी पेट्रोल पंप पे नवगति को देखेंगे बहुत जल्द। तो पूरी टीम इसी पे लगी हुई है अभी। तो ये थे वैभव कौशिक, और बहुत बहुत शुक्रिया वैभव आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपने कारोबार और बाकी चीज़ों के बारे में बारीकी से इतनी जानकारी देने के लिए। उम्मीद है कि जो बाहर युवा हैं, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको आपकी बातों से मदद मिलेगी। बढ़ते हैं आगे, अपने दूसरे गेस्ट को